गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बच्चों आपका टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर, चैप्टर नंबर 11। एनसीईआरटी ओपन करो, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले आपका टॉपिक वर्क। देखो बच्चों, क्या होता है वर्क। आपको पता है जब भी आप सपोज करो आपके पास एक बॉक्स है और आप उस बॉक्स को उठा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, उस बॉक्स को खींचना है। तो आप क्या करोगे, उस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करोगे, और आप उसे खींचोगे अपनी तरफ। आप उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं या फिर आप अपने से दूर उसे पुश कर रहे हैं। तो क्या होगा, उसकी डिस्टेंस चेंज होगी। सपोज करो आपके पास ये फिर एक बॉल है, आप क्या कर रहे हो, बॉल पर आपने फोर्स अप्लाई किया और आपने इस बॉल को यहां से यहां पर इतनी डिस्टेंस पर उसको मूव किया। तो क्या हुआ, ये बॉल, जब आपने इस बॉल पर फोर्स अप्लाई किया तो इस बॉल ने अपनी पोजीशन चेंज की, ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गई। सो बच्चों, वर्क उसे कहते हैं जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्क कहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे वर्क को? इट इज said to be done if a force is exerted, work is said to be done if a force is exerted on an object and makes it to move। क्या होता है बच्चों, वर्क। It is said to be done if a force is exerted on an object and it makes it to move। And it makes it to move। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी क्या हो रही है बच्चों, पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। आपने देखा होगा जो कार्ट होते हैं, ठीक है, हॉर्स जो होते हैं, जो कार्ट को क्या करते हैं, खींचते हैं। वो हॉर्स क्या करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी क्या होती है, कार्ट की बच्चों, पोजीशन चेंज होती है। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में वो क्या करता है, मूव करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। क्या किया है उस फोर्स ने, उस कार्ट पर वर्क किया है, उसने उस पर फोर्स अप्लाई किया और उसकी पोजीशन चेंज हुई। वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या हो गया बच्चों, मूव किया उसने। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। यूनिट क्या होती है बच्चों, वर्क की? द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जो वर्क की यूनिट होती है वो जूल होती है, और एक जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्थ, और 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 into 10 to the power 3 अर्थ। और हम कह सकते हैं 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल। सो बच्चों, क्या होता है वर्क? इट इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड मेक्स इट टू मूव। कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। यूनिट क्या होती है वर्क की, जूल होती है। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्थ एंड 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल। नेक्स्ट होता है बच्चों, सपोज करो एक इंजन है जो किसे
आप सपोज करें कोई भी इंजन है जो क्या कर रहा है, ट्रेन को खींच रहा है। तो जब वो इंजन ट्रेन को खींचता है तो क्या करता है, वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है। वो फोर्स अप्लाई करता है तो उस ट्रेन की क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस ट्रेन ने उस इंजन पर क्या किया है, वर्क किया है। सो नेक्स्ट इज जो वर्क डन होता है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसके इक्वल होता है, द वर्क डन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल क्या कह सकते हैं बच्चों आप, द वर्क डन बाय अ फोर्स in a moving object is equal to the force applied, यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स magnitude of the force applied on that object and the distance moved by the body. तो क्या होता है बच्चों, वर्क डन, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वर्क डन किसके इक्वल होगा, जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पे उसके मैग्नीट्यूड के, और जो डिस्टेंस उस बॉडी ने उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है उसके। सो द वर्क डन बाय अ फोर्स in a moving object is equal to the magnitude of the force applied on that object and the distance moved by the body. So work will be equal to F into S. आपको पता है फोर्स किसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट F equals to M A into S. यूनिट क्या होगी बच्चों वर्क की, इट विल बी इक्वल टू जूल. ये जूल के बराबर होगी. ठीक है, क्या होती है वर्क की यूनिट, जूल. सो बच्चों क्या होता है वर्क डन, वर्क डन होता है द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट इनटू मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस multiplied by distance in the direction of force. Next is बच्चों factor affecting the work. वो factor जो वर्क को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स.
फोर्स के, तो फोर्स जितना ज्यादा होगा वर्क डन भी उतना ही ज्यादा होगा, बिकॉज वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the force applied on that object। वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। सो जितना ज्यादा फोर्स होगा वर्क डन भी उतना ही ज्यादा होगा। ग्रेटर इज द फोर्स, ग्रेटर इज द वर्क। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उस पर वर्क डन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क होता है बच्चों किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर। और आपको पता है वर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप वर्क करेंगे, जितना ज्यादा आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। सो किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी आपका वर्क डिपेंड करता है। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस वर्क जो होता है क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। सो जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा, वर्क होगा। ग्रेटर इज द डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर इज द वर्क। और बच्चों आपको ये बात ध्यान में रख के चलनी है कि जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर तभी वर्क डन आप कहेंगे कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसकी डिस्टेंस में चेंज हुआ है उसका मतलब है कि वर्क हुआ है, और अगर उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ है दैट मीन्स कोई वर्क नहीं हुआ है। Greater is the displacement, greater is the work। सपोज कीजिए कोई भी बॉल है, ठीक है, आप बॉल पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब आप किसी भी दीवार पर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या उसके डिस्टेंस में कोई चेंज आएगा, नहीं। सो अगर उसकी डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आया है तो इसका मतलब आपने कोई भी वर्क नहीं किया है। लेकिन अगर आप किसी अनदर ऑब्जेक्ट पर, सपोज कीजिए कोई भी बॉल है या कोई भी बॉक्स है, जैसे कि ट्रेन इंजन जो होता है, ट्रेन इंजन किसको पुश करता है, किसको पुल करता है अपनी तरफ, ट्रेन को। सो क्या होगा बच्चों, तो जब ट्रेन इंजन ट्रेन को अपनी तरफ पुल करता है, वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है, तो ट्रेन की डिस्टेंस क्या होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती है ना, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या करता है, मूव करता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इंजन ने उस ट्रेन पर वर्क किया है क्योंकि उसकी पोजीशन में
ऑब्जेक्ट पर आप वर्क कर रहे हैं उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है, उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं की है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आपने उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी वर्क नहीं किया है। सो ये है बच्चों वर्क फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट है बच्चों पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। आपको पता है बच्चों अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया है और उसके डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क नहीं किया। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या होता है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है, सो द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क। उस वर्क को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव वर्क कहेंगे। सपोज कीजिए कोई भी कार्ट है, आपने देखा होगा कोई भी एक पर्सन है वो एक कार्ट को खींच रहा है अपनी तरफ। सो अगर वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है इसका मतलब क्या हुआ? वो फोर्स को अपनी तरफ लगा रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किस डायरेक्शन में है? उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वो पर्सन उस कार्ट को खींच रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्क कैसा है? पॉजिटिव। बट सपोज कीजिए बॉल है और इस बॉल से आपने एक रस्सी बांधी है, और एक पर्सन है जो इस रस्सी से नीचे की तरफ उतर रहा है। सो बच्चों ये बॉल है, इससे एक रस्सी बनी है और कोई पर्सन है जो इससे नीचे की तरफ उतर रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट कैसा है उस पर्सन का? नीचे की तरफ। लेकिन जो इस रस्सी में टेंशन है, जो फोर्स है वो किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ होगी। सो आपका जो फोर्स है वो किस तरफ है? ऊपर की तरफ। और जो डिस्प्लेसमेंट है उस पर्सन का वो किस तरफ है? नीचे की तरफ। सो जो वर्क होगा वो कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव। अगर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उस डायरेक्शन में है, नहीं है, उस डायरेक्शन में है, अगर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की क्या है? अपोजिट है। सो आपका वर्क कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव। सो नेक्स्ट इज बच्चों यूनिट ऑफ वर्क। क्या होती है वर्क की यूनिट? द यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क का फॉर्मूला F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू F इंटू S। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। सो वर्क की यूनिट क्या होगी बच्चों? न्यूटन मीटर। और मैंने अभी आपको लिखाया है वर्क की एक और यूनिट क्या होती है? जूल। सो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। ये तो है बच्चों एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम।
CGS सिस्टम। SI सिस्टम में क्या होता है 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर एंड इन CGS सिस्टम 1 अर्थ इज इक्वल्स टू 1 डाई सेंटीमीटर। अगर आप बच्चों कंपेयर करते हैं किसको जूल और अर्थ को, तो आपको पता है 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है 10 टू द पावर 5 अर्थ के, और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो अगर आप सीजीएस सिस्टम में जूल को और अर्थ को कंपेयर करोगे, सो 1 जूल or you can say that work equals to force into displacement. In SI system force की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। सो आप न्यूटन की जगह क्या रखोगे जब आप इसे कन्वर्ट करोगे किसमें SI सिस्टम में वर्क यूनिट होती है जूल, तो आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो किसमें CGS सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाई आएगा बच्चों यहाँ पे 10 टू द पावर 5 डाई इनटू मीटर को कन्वर्ट करो आप इसमें CGS सिस्टम में, और आपको पता है CGS सिस्टम क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर से, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेंटीमीटर होती है, वेट की यूनिट ग्राम होती है, और सेकंड टाइम जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है सेकंड। लेकिन इन SI सिस्टम में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होगी, वेट की यूनिट किलोग्राम होगी, लेकिन बच्चों जो टाइम की यूनिट होती है वो CGS सिस्टम में और SI सिस्टम में दोनों में क्या होती है बिल्कुल इक्वल होती है। तो SI सिस्टम में क्या होगी टाइम की यूनिट सेकंड। So 10 to the power 5 डाइन मीटर कितना होगा बच्चों 100 सेंटीमीटर। सो टोटल क्या होगा 10 to the power 5 plus 2 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। और जैसे हमने SI सिस्टम में पढ़ा था हम न्यूटन मीटर को किससे डिनोट करते हैं जूल से, लेकिन इन CGS सिस्टम इसी तरीके से हम CGS सिस्टम में डाइन सेंटीमीटर को क्या कहते हैं बच्चों अर्ग। और यू कैन राइट 10 to the power 7 अर्ग। सो क्या होगा बच्चों 1 जूल will be equal to 10 to the power 7 अर्ग। सो ये है बच्चों आपकी वर्क की यूनिट इन SI सिस्टम और इन CGS सिस्टम। नेक्स्ट है बच्चों आपका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करता है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। सो ग्रेविटी सपोज करो आपका ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे रखा हुआ है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करेगा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। आपको पता है ग्रेविटी की ही वजह से क्या होता है जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस अर्थ पे क्या होते हैं अर्थ पर टिके रहते हैं, ठीक है अर्थ पर बने रहते हैं। अगर ग्रेविटी ना हो तो मास क्या हो जाएगा जीरो, और मास जीरो होने की वजह से क्या होगा जो ऑब्जेक्ट होंगे वो स्पेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है बच्चों जो क्या करता है ऑब्जेक्ट को आपकी अर्थ पे बनाए रखता है। किस डायरेक्शन में वर्क करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। अब सपोज करो कोई भी सूटकेस है, आप सूटकेस को लिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सूटकेस को लिफ्ट कर रहे हैं, और आपका जो ग्रेविटेशनल वर्क है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है डीसी की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो
ग्रेविटेशनल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको उठा रहे हैं। आपको बच्चों उस सूटकेस को उठाने के लिए क्या करना होगा, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस सूटकेस पर लग रहा है उसके अगेंस्ट आपको क्या करना होगा, वर्क करना होगा। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, उसके उतना ही फोर्स आपको अप्लाई करना होगा उस सूटकेस पर उसे उठाने के लिए। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा बच्चों, वो इक्वल होगा उस फोर्स के जो आप उस सूटकेस को उठाने के लिए लगा रहे हैं। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस हाइट तक आपने क्या किया है, उसको उठाया है, और जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है। सपोज कीजिए ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आप इस हाइट से इस हाइट तक क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ क्या किया है, मूव किया है, इसको लिफ्ट किया है। तो ये टोटल हाइट सपोज कीजिए हमने क्या कंसीडर किया है, h। वेट क्या है इस ब्लॉक का, mg। यहाँ पे भी इस हाइट पे भी क्या होगा इसका वेट, mg। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी w इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू हाइट। आपको पता है वेट, मास की बात नहीं हुई है। अगर बात मास की होती तो आप सिर्फ m लिखते, लेकिन आपको पता है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को कंसीडर करते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की भी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, mg इनटू हाइट क्या है जो इस हाइट तक उठाया है आपने इसे, h हाइट तक लिफ्ट किया है। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, w इक्वल्स टू mgh, where mg equals to weight of the object and h equals to height of the object। यूनिट क्या होगी बच्चों, जूल। सो ये है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। आपको पता है g ग्रेविटेशनल फोर्स, आप लिख भी सकते हैं where m equals to mass of the object, g equals to gravitational force and h equals to height। सो ये है बच्चों वर्क डन। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी अलोंग द स्लोप ऑफ अ हिल। उससे पहले बच्चों में क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स of 10 Newton in moving an object
ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और आपने उस ऑब्जेक्ट को मूव किया है कितना 4 मीटर तक मूव किया है। सबसे पहले देखो बच्चों इनका डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि आपने उस ऑब्जेक्ट को फोर्स की ही डायरेक्शन में 4 मीटर क्या किया है मूव किया है, तो इसका मतलब आपका वर्क कैसा है पॉजिटिव वर्क है। वर्क कैसा है सबसे पहले बच्चों पॉजिटिव वर्क है। उसके बाद क्या है अब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। सो फोर्स आपका दिया हुआ है गिवन फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू 4 मीटर। और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है वर्क का फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है 10 डिस्टेंस 4 सो टोटल क्या है बच्चों 10 4 द 40। इसकी यूनिट क्या होगी फोर्स की यूनिट। फोर्स आपको किसमें दिया हुआ है न्यूटन में, डिस्टेंस आपको किसमें गिवन की गई है मीटर में। सो यहां पे वर्क की यूनिट होगी न्यूटन मीटर और आप क्या लिख सकते हैं और जूल, क्योंकि आपको पता है 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के इक्वल होता है। सो आप 1 न्यूटन मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी a force of 20 Newton displaces a body through a distance of 1 meter through a distance of 1 meter at an angle of 60 degree from its on direction. At an angle of 60 degree from its on direction. Calculate the amount of work done. Calculate the amount of work done. देखो बच्चों इसमें आपको एंगल गिवन है, तो जब एंगल आपको दिया हुआ है तो आप वर्क का फॉर्मूला कभी भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके साथ आपको जो एंगल दिया हुआ है उसकी भी उसमें मल्टीप्लाई होगी। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों W इक्वल्स टू F इनटू S cos थीटा। ये याद रखना अगर आपको कोई भी एंगल दिया हुआ है वर्क डन के साथ तो फॉर्मूला होता है F इनटू S फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो आपको पता है यहाँ पे फोर्स कितना गिवन है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी गिवन है 1 मीटर, एंगल आपका क्या है cos थीटा 60 डिग्री। सो वैल्यू को आप पुट करो, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो cos 60 डिग्री
भी कराया गया है क्लास में आप उसको रिपीट करोगे और इसको पढ़ोगे जरूर, ठीक है।